जी नमस्ते। हितेश शाक्य इज वंस अगेन बैक विद अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस इसका एक टाइटल जो है वो कंट्रोवर्शियल मैंने बना दिया है इन ऑर्डर टू मेक इट लिटिल क्लिक बेटी, जो कि ये है कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म ऐसा कहा गया तो किस मामले में? खाने के मामले में, पीने के मामले में, पकाने के मामले में, उगाने के मामले में, शादी के मामले में, बच्चे के मामले में, धंधे के मामले में, चोरी का जो अपराध है उसका, या किसी प्रकार का अपराध है, कर्म के मामले में, कर्मफल के मामले में, इबादत के मामले में, किस चीज़ के मामले में उसको, भाषा के मामले में, फिलॉसफी के मामले में, किस चीज़ के मामले में उसको सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है? मतलब मैं कह रहा हूँ, ये क्लिक बेट टाइटल डाला है, ठीक है। तो यहां पर जो भी मैं कुछ कहूंगा, इस कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूं राहुल मेहता के लेक्चर्स देखकर, और जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है राहुल मेहता ने, जो भी अपने चैनल पर कहा है, जो भी अब तक अपनी वॉल पर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कहा है या लिखा है, पवन जूरी ने जो भी कुछ मीटिंग में कहा है, पर्सनल मीटिंग में मुझसे कहा है, फोन कॉल पर मुझसे कहा है, अपनी वॉल पर लिखा है, मैनिफेस्टो में जो भी कुछ लिखा, राइट टू रिकॉल मैनिफेस्टो में, राइट टू रिकॉल मैनिफेस्टो में जो भी कुछ कहा है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने अपने स्तर पर मौलिक चिंतन किया है और रिसर्च किया, तो उस सब के आधार पर मैं यहाँ पर कुछ बातें शेयर करूँगा आपसे। उसके साथ थोड़ा मैंने कंट्रोवर्शियल और क्लिकबेटी टाइटल डाल दिया है कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ धर्म मैंने कहा है एक 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 कॉन्सेप्ट की वजह से, एक प्रैक्टिस की वजह से, वो है गैदरिंग, जमावड़ा। वो जमावड़े की वजह से बेसिकली इस्लाम इतना तेजी से स्प्रेड किया और इतना ताकतवर बना, और उसके बाद और अभी कारण उसमें जोड़ूंगा जिसकी वजह से इस्लाम अब डिक्लाइन कर रहा है। बट इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसने इस्लाम की जो सेंट्रल पावर है, जिसके बारे में मतलब एक मुसलमान भी नहीं जानता, इसको बड़ा गहन अध्ययन किया राहुल मेहता ने और पवन जूरी ने, और फिर मेरे तक वो बात पहुंची तो मैं इसके ऊपर एक व्याख्यान दे रहा हूं। मुसलमान भी इस बात को नहीं समझता, जानता कि मुसलमानों का और इस्लाम का जो सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है वो गैदरिंग है, वो जमावड़ा है। अभी 2 दिन पहले फेसबुक व्हाट्सएप बंद हो गया था, तो उसके अगले दिन मैंने ये स्टेटस डाला था फेसबुक पर कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो 2 ही सभ्यताएं जिंदा रहेंगी, इस्लाम और पोस्टकार्ड आंदोलन। अब पोस्टकार्ड का जो नाम है, पोस्टकार्ड आंदोलन का नाम है, उसका जो नाम है वो किसी कारण से बदलकर ओपन लेटर आंदोलन कर दिया गया है, पीएम सीएम को खुला पत्र आंदोलन कर दिया गया है। हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे हम पीएम सीएम को खुला पत्र भेजेंगे, ओपन लेटर भेजेंगे, ऐसा हम वाक्य अब रख रहे हैं पोस्ट कार्ड की जगह। बट ठीक है, उस समय मैंने लिखा था कि इस्लाम और पोस्ट कार्ड आंदोलन, ये दोनों सभ्यता जिंदा रहेंगी, क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं में गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी गैदरिंग जिसको बुलाने वाला कोई नेता नहीं है, जिसका टाइम और प्लेस फिक्स करने वाली कोई हाई कमांड नहीं है कि इस दिन तो तुम इस तारीख को इतने बजे यहां पर आए थे ना, अब अगली बार इस तारीख को इतने बजे वहां पर आना, और मैं बुला रहा हूं, हाई कमांड बुला रही है, इस प्रकार से। तो जो राइट टू रिकॉल की जो गैदरिंग है वो हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे इस कॉल्स के साथ होती है कि हम पीएम सीएम को ये पत्र डालेंगे। तो ये इस प्रकार की गैदरिंग है। अभी जो इस्लाम की गैदरिंग है उस पर मैं थोड़ा और प्रकाश डालूंगा। तो इसलिए कहा गया था, तो जो गैदरिंग है बेसिकली ये एक कम्युनिटी को पॉलिटिकली स्ट्रांग करती है, और गैदरिंग को जो बिखेरने वाला जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल वीकनेस है। मतलब आई एम सॉरी, कम्युनिटी को बिखेरने वाला और कमजोर करने वाला जो एक मतलब उसके पीछे जो कारण है वो पॉलिटिकल वीकनेस है। तो यदि पॉलिटिकली वीक रहेगी कोई भी कम्युनिटी या कोई भी धर्म, तो फिर विदेशियों का और बाहरी ताकतों का उस पर होगा आक्रमण, या तो आक्रमण होगा या फिर षड्यंत्र होगा। जैसे कि जज सिस्टम है, जज सिस्टम में एक नेता सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है। इसमें क्या है कि जो एजेंट है उनको खरीद लिया जाएगा या उनको बिठा दिया जाएगा। जज, अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये रॉथस्चाइल्ड के जज हैं। तो इस प्रकार से जो भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, ये खोखली हो चुकी है और ये नष्ट सी हो चुकी है। बस ये अखबारों और समाचारों के माध्यम से एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि ये चल रही है और दिख रही है, बट ये अंदर से खोखली हो चुकी है।
तो जब ये मैंने स्टेटस डाला था कि दो ही सभ्यता जिंदा रहेंगी, यदि इंटरनेट खत्म हो गया या बंद हो गया तो दो ही सभ्यताएं आगे चलती रहेंगी, एक तो इस्लाम और पोस्ट कार्ड आंदोलन, तो उसमें नीचे किसी ने बोला कि नहीं नहीं, चर्च में भी गैदरिंग होती है और हिंदू में भी गैदरिंग होती है पंचांग के आधार पर, सिखों में भी गैदरिंग होती है। मतलब वो कौन था जिसने ऐसा बोला? वो वर्ग था जिसको पेड मीडिया ने इस्लाम के खिलाफ बहुत भड़का दिया है, मतलब नफरत का जहर भर दिया है जिन लोगों में। मतलब मैं कोई इस्लाम का वो नहीं हूँ पक्षधर, मेरे को तो जो बातें अच्छी लगती हैं, जेन्युइन लगती है, उनका पक्षधर हूँ। इस्लाम के अंदर दो बातें मेरे सामने आई हैं। एक तो इस्लामिक बैंकिंग, जिसको खत्म करके रॉथशाइल्ड बैंक आ गया है और फिर ये दुनिया का मतलब बैंड बजा दिया है। राइट टू रिकॉल वाले तो उसको भी अप्रूव करते हैं, रॉथशाइल्ड बैंकिंग को अप्रूव करते हैं। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस्लाम के अंदर दो बातें सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं, अच्छी लगती हैं। मतलब अगर फिलॉसफी में ना जाऊं तो दो बातें अच्छी लगती हैं, एक तो इस्लामिक बैंकिंग और दूसरा ये जो अभी समझ में आया राइट टू रिकॉल आंदोलन के जरिए गैदरिंग का कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही मेरे को जो बातें अच्छी लगती है, अभी जैसे मेरे को टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं चश्मा भी पहनकर लेक्चर बनाता हूं। कुछ लोगों को बंबू होता है उसमें कि चश्मा क्यों पहनते हो, चश्मा तो अंग्रेज पहनते थे क्योंकि वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी, तो अंग्रेज पहनता था, मेरे को क्या मतलब है यार, अंग्रेज ने आविष्कार कर दिया, अभी चश्मा पहनकर मेरे को अच्छा गुड लुकिंग लग रहा है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो सर्दी आएगी तो मैं पैंट शर्ट के साथ ब्लेजर भी पहनूंगा, और मैं तो फिर मतलब फकीर टाइप का आदमी तो शॉल भी डालूंगा, है ना। और मेरा मन करेगा तो मैं कमरे के अंदर बैठकर काला चश्मा लगा के भी लेक्चर दूंगा और हेलमेट पहन के भी लेक्चर दूंगा। तो इसमें स्वदेशी स्वदेशी, हिंदू हिंदू, भारत भारत क्या होता है, जहां का जो जमेगा मेरे को वो ठीक लगेगा है। अगर वो ह्यूमन क्रिएटिविटी या मानवता का अहित नहीं है, यदि प्रकृति का शोषण नहीं है, तो मैं उसका फॉलो करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो वो वाली बात पर दोबारा आ जाते हैं कि किसी ने कहा था कि जो सिखों के अंदर भी गैदरिंग होती है, चर्च में भी गैदरिंग होती है और हिंदुओं के अंदर भी गैदरिंग होती है। तो जो हिंदू और चर्च वाली और सिखों वाली गैदरिंग है, इनमें क्या कॉमन है आप देखना। मतलब चर्च में क्या हो रहा है कि आ रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं और अपने यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं और फिर कुछ प्रसाद लेके जा रहे हैं, केक लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को चुम्मा करके जा रहे हैं। ये चर्च की गैदरिंग है, ठीक है। सिखों की गैदरिंग कैसी है? सिखों की गैदरिंग आ रहे हैं, कुछ तो कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, गुरुवाणी हो रही है, वो गा रहे हैं, उसके बाद वो उसको ढोक देकर हाथ में प्रसाद लेकर बाहर कुछ तो गॉसिपिंग करते हैं और चले जा रहे हैं, ठीक है। हिंदुओं की गैदरिंग कैसे हो रही है? हिंदू आ रहे हैं, नवरात्र में डांडिया खेल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मटकी फोड़ कर रहे हैं। मटकी फोड़ के अंदर क्या है कि कभी 20 फुट की होती है, कभी 40 फुट की, कभी 50 फुट की, कभी 70 फुट की, अलग अलग प्रकार की मटकियां होती हैं। उसको कभी ऊंच नीच करते हैं, उससे हल्ला वल्ला होता है, और फिर उसमें कुछ लोग खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उसमें कुछ भांग का इंतजाम होता है, गांजे का इंतजाम होता है, तो उससे इंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो कर रहे हैं और जा रहे हैं। रक्षाबंधन में आ रहे हैं, कुछ रक्षाबंधन बांध रहे हैं और फिर खा रहे हैं और पी रहे हैं और जा रहे हैं। दीपावली में भी आ रहे हैं, खा रहे पी रहे, मनोरंजन कर रहे, जा रहे हैं। तो इन सब में एक कंसिस्टेंटली एक चीज कॉमन है, वो है एंटरटेनमेंट। तो जो हिंदू धर्म है बेसिकली वो गैदरिंग की वजह से नहीं बचा हुआ इतने हजारों वर्षों से, मतलब कुछ लोग उसको करोड़ों वर्ष भी मानते हैं, बट ठीक है, हजारों वर्षों पे तो कम से कम सब लोग सहमत हैं। कम से कम 5000 वर्षों पे तो सभी लोग सहमत हैं, वेद को मानने वाले, नहीं मानने वाले, वैज्ञानिक विचारधारा वाले, अवैज्ञानिक विचारधारा वाले, वो सब के सब कम से कम 5000 वर्षों से हिंदू धर्म में इस पे तो वो सहमत है। तो हिंदू धर्म इसलिए बचा हुआ है क्योंकि लोग आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट करके जा रहे हैं। हर जगह एंटरटेनमेंट है, नवरात्रा में एंटरटेनमेंट है, गणेश चतुर्थी में एंटरटेनमेंट है, गरबा में, रक्षाबंधन में, दीपावली में, दशहरा में, हर जगह एंटरटेनमेंट है। तो जो विश्व के शासक हैं, जो रॉथशाइल्ड है, वो देख रहा है कि ये हिंदू धर्म को खत्म कैसे किया जाए। तो हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए वो धीरे धीरे इसमें से एंटरटेनमेंट निकाल रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ये कानून निकाला था कि जो मटकी फोड़ होता है ना, मटकी फोड़ की जो ऊंचाई होती है वो लिमिटेड कर दी। अब मटकी फोड़ की ऊंचाई को लिमिटेड कर देंगे ना तो उसमें एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि जैसे मुंबई के अंदर तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 50-50 लाख के मतलब इनाम होते थे कि इतनी ऊंची मटकी को कोई फोड़ेगा तो इतने का इनाम मिलेगा। तो वो इनामबाजी, वो मटकी फोड़ ऊंचा नीचा करना, हुआ हुआ करना, और वो पूरा का पूरा वो जो
पहाड़ बनाकर उस पर चढ़ना, वो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। अगर मटकी फोड़ की जो ऊंचाई है, मटकी की ऊंचाई है, उसको लिमिटेड कर देंगे और एक वेल डिफाइंड कर देंगे तो उस प्रकार से। उसी प्रकार से दिवाली पर यदि पटाखा फोड़ने का कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं जो राइट टू रिकॉल के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे जो बात मुझ तक आई है, और जो हिंदू लोग हैं, मैं तो सुपीरियर हूं, मैं तो सुपीरियर तो सबसे ऊपर हूं, इन सब विचारधाराओं से ऊपर हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जे कृष्णमूर्ति, ओशो की थ्योरी, राजीव दीक्षित की थ्योरी, विवेकानंद की, दयानंद की, संदीप माहेश्वरी की, सदगुरु की, इन सब के ऊपर अगर कुछ है तो वो सुपीरियरिज्म है, ठीक है। लेकिन मैं कभी कभी इनके लेवल पर भी आता रहता हूं और इनका समर्थन करता रहता हूं, कभी इस्लाम का, कभी हिंदू का, कभी राजीव दीक्षित का, कभी जेके का, कभी ओशो का, कभी सदगुरु का, कभी संदीप माहेश्वरी का, कभी आचार्य प्रशांत का, कभी देवांग पटेल का। तो इन सब लोगों का समर्थन करता हूं मैं इनके लेवल पर कभी कभी आके, बट हमेशा तो मैं अपने लेवल पर ही रहता हूं, सुपीरियरिज्म पर ही रहता हूं, सुपीरियर बन के रहता हूं। बट कभी कभी नीचे आकर मैं राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट भी बन जाता हूं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि दिवाली वाली बात कह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिवाली पे पटाखा मत छोड़ो, होली पर बोला कि, या फिर बोला होगा या कानून पास करने के प्रावधान होंगे, रॉथस्चाइल्ड ऐसा बोल रहा होगा कि पानी का बहुत बर्बादी होती है तो पानी की बर्बादी मत करो, ठीक है। और शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है, दूध की बर्बादी होती है, दूध की बर्बादी मत करो। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म में जहां जहां एंटरटेनमेंट है, हिंदू धर्म में जहां जहां एंटरटेनमेंट है, उस एंटरटेनमेंट को एलिमिनेट किया जा रहा है। ताकि एंटरटेनमेंट को एलिमिनेट कर दिया जाए ना, तो हिंदू धर्म धीरे धीरे कॉन्वर्ज हो जाएगा। और हिंदू जो लोग हैं ना, वो घर से बाहर निकलकर जो थोड़ा बहुत हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं करेंगे। वो घर में बैठे बैठे ही व्हाट्सएप पर हैप्पी दिवाली कर देंगे, व्हाट्सएप पर गणेश चतुर्थी कर देंगे, तो वो सब वैसे हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो हिंदू धर्म है और जो सिख है और ये जो चर्च है, इसमें क्या एंटरटेनमेंट है, इस वजह से ये लोग गैदर होके एंटरटेनमेंट करते हैं। इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक तो सबसे बड़ी जो गैदरिंग होती है, सबसे जो कॉमन गैदरिंग होती है, जो सबसे लंबे समय से गैदरिंग हो रही है, वो है शुक्रवार को, हर शुक्रवार को 2 बजे मस्जिद में आकर जमा हो जाओ। 500 साल पहले भी जमा हो रहे थे, 1000 साल पहले भी जमा हो रहे थे, आज भी जमा हो जाओ। आज कौन सा वार है? गुरुवार है, कल शुक्रवार को पूरे भारत में, विश्व में भी मुसलमान जमा हो जाते हैं। और तादाद कम से कम 500, 700, 1000 आराम से रहती है मुसलमानों की, तो जमा हो जाते हैं। जैसे घर पे नमाज पढ़ रहे थे, यहां पे भी आके नमाज पढ़ते, बट नमाज पढ़ने के बाद इनका एक वहां पर सरदार होता है, मौलवी, वो मौलवी एड्रेस करता है, और फिर इनमें से कोई भी खड़ा होकर कोई बात कह सकता है, मौलवी से कुछ बात पूछ सकता है। तो यहां पर 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। और भारत में इंडियन पीनल कोड, ये जो रॉथस्चाइल्ड की व्यवस्था आ गई है, उसके बाद मौलवियों की जो ताकत है ये कम हो गई है। बट इसके पहले मस्जिदों के अंदर ही बेसिकली सारे के सारी सुनवाइयां हुआ करती थी, केस डिस्कस हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के जमाने में भी, बादशाहों के जमाने में भी। मतलब बादशाह है तो मतलब वो 1 करोड़ लोगों का बादशाह है, तो कितने लोग कितने मसले सुन लेगा वो, ठीक है। तो जो असली मसले सुने जाते थे और जो पॉलिटिकल राष्ट्र के संबंधित जो भी इश्यूज होते थे, उसको ज्यादा से ज्यादा मौलवी सुना करते थे मस्जिदों के अंदर। मतलब छोटे छोटे जो चोरी चकारी, बलात्कार, हत्या वगैरह, जमीन का हड़प, ये सारे मसलों से लेकर ऊपर जितना बड़े बड़े मसले होते चले जाएंगे, वो सारे मसलों को, मतलब कोई बहुत बड़ा मसला होगा तो उसको राजा सुनेगा। बट अदरवाइज राजा जो है काजियों को नियुक्त कर देता था कि तू ये मस्जिद संभाल, तू ये मस्जिद संभाल। तो मस्जिद जो है बेसिकली, मैं आपका जो ध्यान यहां पर खींचना चाहता हूं कि मस्जिद में हर शुक्रवार को 2 बजे जो गैदरिंग होती है ना, वो मुसलमान भी इस बात को समझ नहीं रहा है कि वो रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गैदरिंग है, वो मसले सुन रही है वहां पर, वो एक कानूनी सभा है।
जिस प्रकार की कानूनी सभा लोया और जिरगा है, लोया और जिरगा के बारे में यदि आप सर्च करेंगे अफगानिस्तान में तो कुछ ज्यादा आपके पास है नहीं मटेरियल। मतलब पेड मीडिया जो है ना तो छुपा के रखा हुआ है। एक छोटा सा उसका मतलब कंटेंट है लोया जिरगा पर, सिर्फ यूपीएससी के बंदों को पढ़ा जाता है वो, बाकी आम नागरिक कुछ जानता ही नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कई सदियों से ये लोया और जिरगा नाम की एक गैदरिंग होती है और वो राष्ट्र के मसले आपस में डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे बताइए, दीपावली पर कौन है जो मसले डिस्कस करता है? होली पर कौन है जो मसले डिस्कस करता है? लोहड़ी पर कौन है जो मसले डिस्कस करता है? क्या होता है वो केक खाते और चूमते एक दूसरे को, क्रिसमस, वो क्रिसमस पे कौन आकर मसले डिस्कस करता है? कुछ नहीं है, आते हैं, खाते, गाते, बजाते, चले जाते। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको और भी इस प्रकार से लिंक्स दूंगा जिसमें यह बताया गया है कि 1000 साल पहले से इस्लामिक जो लॉज हैं उसके अंदर कैसे जूरी सिस्टम हुआ करता था। जूरी सिस्टम मतलब जनता आ रही है, अपने मसले सुन रही है, सुना रही है और फिर उसके ऊपर एक निर्णय दे रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जो रॉथस्चाइल्ड है वो किस प्रकार से हिंदू धर्म को खत्म कर रहा है, धर्म का मजाक उड़ा उड़ा के खत्म कर दे रहा है, एंटरटेनमेंट हटा हटा के खत्म कर दे रहा है। सिखिज्म है, सिखिज्म का भी रॉथस्चाइल्ड ने फिल्में बना के, चुटकुला बना के खूब बेसिकली उसको खत्म करने का प्रयास किया या फिर उसका उपहास करने का प्रयास किया। लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम का दुष्प्रचार अपने मीडिया और अखबार में करके ही कर पा रहा है। पेड मीडिया जो है ना, जो रॉथस्चाइल्ड की सत्ता है ना, उसको अभी तक ये बात समझ में आ नहीं रही है कि जो 1400 साल पहले से ये जो मौलवी का सिस्टम है और जो हर हफ्ते की गैदरिंग का सिस्टम है, इसको तोड़ा कैसे जाए। मतलब मौलवी जो है वो असली सरदार है। पवन जूरी ने मेरे को कहा कि आप 50 आदमी भी इकट्ठे करके दिखा दो, आपके बुलाने पर 50 आदमी भी आ जाए ना तो आप राजा हो। और मौलवी के बुलाए बिना हर हफ्ते 1000 आदमी इकट्ठा हो जाता है, हर हफ्ते बुलाए बिना। नेता विहीन विकेंद्रित आंदोलन, हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे पोस्ट ऑफिस पर जमा हो जाना और जमा होके जो भी चर्चा करना है। क्या जमा हो रहा है? अरे बेसिकली जमा होने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वही कानूनी है। मतलब मैं पीएम को जमा होकर पीएम को ये बात लिख रहे हैं कि भाई ये कानून गैजेट में छाप, उसकी सब्सिडी हटा, जूरी कोर्ट लेकर आ, वोट वापसी पासबुक जारी कर, ईवीएम हटा, ये कर वो कर। मतलब उसके अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे हम, सीधे हम पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं। गन लॉ लेकर आ, जूरी कोर्ट लेकर आ, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार निर्माण हो। जो 5-7 लाख की जो AK-47 बनती है वो भारत के अंदर 5-5 हजार के अंदर बनने लगे, 8-8 हजार 10-10 हजार के अंदर बनने लगे। ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के पास हथियार हो। तो ये सारी मतलब पॉलिटिकल बात करने के लिए, पॉलिटिकल सुझाव देने के लिए राइट टू रिकॉल के जो एक्टिविस्ट है हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे ओपन लेटर डालने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिनको बुलाने वाला कोई है नहीं और भेजने वाला भी कोई नहीं है। तो ये जो गैदरिंग है, ये लोया जिरगा टाइप की गैदरिंग है। इस लोया जिरगा टाइप की जो सदियों पुरानी जो गैदरिंग है, इसने अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट रखा हमेशा ब्रिटिश से। और ब्रिटिश बेसिकली कौन है? रॉथस्चाइल्ड से हमेशा प्रोटेक्ट रखा, आज तक प्रोटेक्ट रखा है। मतलब इतना प्रोटेक्ट रखा है कि जो तालिबान है, तालिबान को पूरा का पूरा नागरिकों का सपोर्ट है। मतलब ऐसा आप खबर में पढ़ेंगे तो वो ऐसा बताएंगे कि लोया जिरगा अलग है और तालिबान अलग है। लोया जिरगा बोल रहा है कि तालिबान लोगों से कि हमारे इतनों को छोड़ दो, तालिबान के इतने लोगों को लोया जिरगा छोड़ देगा। इससे ऐसा दिखाते हैं। बट जो मेरी समझ डेवलप हुई है राइट टू रिकॉल में रहने के बाद, वो ये कि दो ही चीज है बेसिकली, एक तो अफगानी और एक रॉथस्चाइल्ड। तो जो अफगानी है उन्हीं में से लोया जिरगा है और वही तालिबानी है और उन्हीं तालिबानियों को पूरे के पूरे राष्ट्र के नागरिकों का सपोर्ट है।
और इस वजह से तालिबान, मतलब जो रॉथस्चाइल्ड है, वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी पहुंच जमा नहीं पाया। 10 साल 20 साल तक वो उस टेंशन में रखा अफगानियों ने। क्यों? क्योंकि उनके पास गैदरिंग है। ठीक है, तो गैदरिंग जो होती है, आना बिना किसी नेता के बुलाए आना, एक फिक्स जगह पर आना, फिक्स समय पर आना, बार बार आना, हर महीने आना, हर महीने आ सके तो बढ़िया है, नहीं तो हर हफ्ते आना, और कुछ चर्चा करना, विशेषकर चर्चा कैसे, कानूनी चर्चा करना, प्रशासनिक चर्चा करना, ये पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाती है किसी भी कम्युनिटी और धर्म को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम को एक सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाता है। और जिस प्रकार से जज को खरीद लिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिस प्रकार से अधिकारियों को खरीद लिया जाता है, कंट्रोल करता है रॉथस्चाइल्ड, इलेक्शन कमिश्नर को खरीद लेता है, कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को खरीद लेता है। खरीद तो क्या लेता है, वो पहले से बोलता है कि तू मेरा आदमी है ना, तो मैं तेरे को विधायक बनाऊंगा, जिंदगी में तू नगर निगम का चुनाव नहीं जीता होगा, रॉथस्चाइल्ड बोलता है मैं तेरे को विधायक बनवाऊंगा, विधायकों से मैं तेरे को सीएम बनवाऊंगा, और सीएम पे मैं तेरी पब्लिसिटी करूंगा, तेरे को पीएम बनवाऊंगा, तो ऐसा ऐसा मेरे हिसाब से चलना। तो वैसा, मतलब ये काम मौलवी के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलवी ने कुछ बोला, जनता ने सुना, अब ये बात वो आपस में डिस्कस वगैरह करते हैं, चर्चा वगैरह करते हैं, फिर दूसरी मस्जिद में जाकर दूसरे बंदों को बोलेंगे तो वो मौलवी कुछ और बोल रहा है। तो ऐसे क्या है कि मौलवी यदि कुछ गलत बात बोलता है जो कि जनता के अगेंस्ट में जाती है, तो मौलवी एक्सपोज हो जाता है, और मौलवी बहुत ताकतवर आदमी होता है। ये पॉलिटिकल पावर है। तो मौलवी बेसिकली आसानी से कंट्रोल नहीं होता, मौलवी खुद अपनी पॉलिटिक्स चलाता है, मौलवियों पॉलिटिक्स चलती है, और मौलवी जनता को गुमराह भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मौलवी को रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से जब से पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान के अंदर जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी चली नहीं कभी। पाकिस्तान के अंदर दो ही प्रकार की पावर हमेशा चल पाई है, एक तो मौलवियों की पावर, मस्जिद की पावर, क्योंकि गैदरिंग है, कानूनी गैदरिंग है, प्रशासनिक चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक मसलों पर चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए दो पावर रही है हमेशा पाकिस्तान में, मौलवियों की पावर प्लस सेना की पावर। सेना की पावर कैसे? रॉथस्चाइल्ड ने सेना को हथियार दिए, तो रॉथस्चाइल्ड बस बेसिकली सेना को हथियार दे सकता है, वो जनता को गुमराह नहीं कर सकता मीडिया के नाम पर, और वोटिंग के नाम पर, जनगण मन के नाम पर, और मन की बात के नाम पर। ठीक है, और मेक इन इंडिया के नाम पर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या वो कुछ तो था, कुछ तो इंडिया विंडिया करके, तो वो ऐसे टीवी दिखा दिखा के, अखबार के माध्यम से हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। वो पेड मीडिया जनता की राय बनवाती है, तो पेड मीडिया की जो ताकत है, उसका सबसे बड़ा तोड़ जो है वो पहले से इस्लाम के पास है, इसलिए इस्लाम की जो ताकत है उसको पेड मीडिया तोड़ नहीं पाया। तो वो क्या करता है फिर, वो इस्लाम के जो बाहर की दुनिया है, उस दुनिया को इस्लाम के खिलाफ बरगलाकर बेसिकली एक ऐसी राय बनवा देता है, और फिर उनके पास तो हथियारों की ताकत है ही, रॉथस्चाइल्ड के पास तो वो हथियार बूम 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 करके डाल देता है। ठीक है, और फिर जो लोग बिक जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया के जो किंग वगैरह हैं, जो बिक जाते हैं, वो बिक भी क्या जाते हैं, हथियार की ताकत है उनके पास, तो हथियार के दम पर वो बोलते हैं कि ठीक है, मतलब हम बिकने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम की सबसे बड़ी जो ताकत है। अच्छा, अब इस्लाम डिक्लाइन क्यों मार रहा है? इस्लाम डिक्लाइन इसलिए मार रहा है क्योंकि ये जो गैदरिंग की पावर है, गैदरिंग की पावर से भी जो बड़ी पावर है, मतलब 500-500 लोगों, 1000-1000 लोगों तक गैदरिंग की पावर बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन और बड़े स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जो पावर काम करती है, वो जूरी की पावर काम करती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा राइट टू रिकॉल का मैनिफेस्टो पर मैं थोड़ा बात करूंगा, उससे थोड़ा और समझ में आएगा कि इस्लाम स्ट्रांग तो रहा, इस्लाम बढ़िया से एक्सपैंड तो करता रहा, लेकिन अब डिक्लाइन क्यों मार रहा है। तो ये राइट टू रिकॉल का मैनिफेस्टो है। राइट टू रिकॉल के मैनिफेस्टो
में पेज नंबर 120, अध्याय नंबर 15 ही पढ़ लेते हैं सीधा सीधा। अध्याय नंबर 15 है, पूरा 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना 5 पन्ना 5-6 पन्ने लगेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल मैनिफेस्टो, पन्ना नंबर 118, अध्याय नंबर 15, जूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कौन सी प्रणाली बेहतर है। जूरी सिस्टम का मूल विचार यह है कि दंड देने की शक्ति लगातार भिन्न व्यक्तियों के हाथ में हस्तांतरित होती रहे ताकि दंडाधिकारी अपराधियों के साथ गठजोड़ न बना सके। जूरी सिस्टम किस तरह काम करेगा यह इसके ड्राफ्ट में दी गई प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आमतौर पर जूरी सिस्टम का किसी सामान्य प्रक्रिया में किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए 25 से 55 आयु वर्ग के 12-15 नागरिकों का चयन जिले की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा किया जाता है। नागरिकों के इस समूह को जूरी मंडल कहते हैं। यह जूरी मंडल जज की उपस्थिति में दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत देखती है और गवाहों आदि को सुनकर अपना फैसला देती है। इस संबंध में आज से 800 साल पहले और 1000 साल पहले इस्लाम के अंदर कैसे जूरी सिस्टम काम करता था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रत्येक मुकदमे के लिए अलग जूरी होती है और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाती है। जो व्यक्ति एक बार जूरी में आ जाता है उसके अगले 5 से 10 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जाता है। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफाफे में देता है और जूरी सदस्यों के बहुमत द्वारा दिए गए फैसले को जूरी का फैसला माना जाता है। जूरी द्वारा दिए गए फैसले को जज द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जज चाहे तो जूरी मंडल के निर्णय में संशोधन कर सकता है। अब जज सिस्टम है, करोड़ों नागरिक के ऊपर सरकार कुछ 200 से लेकर 2000 व्यक्तियों को 25 से 30 वर्षों के लिए नियुक्त करती है जिन्हें जज कहा जाता है। इन मुट्ठी भर व्यक्तियों को देश के सभी मामलों में दंड देने या रिहा करने की स्थायी शक्ति दी जाती है। उदाहरण के लिए भारत में सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने और दंड देने की अंतिम शक्ति कुछ 18,000 न्यायाधीशों के पास में है। जिला स्तर पर एक सेशन जज होता है और जिले में सभी मामलों में दंड देने की शक्ति इस एक आदमी के पास होती है। पूरे जिले में सभी मामलों में दंड देने की शक्ति इस एक आदमी के पास है और कोई सुनवाई नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है मौलवी की तरह। जैसे सब मुल्लों को बोलने का अधिकार है मौलवी के सामने और नहीं बोलता तो फिर ये मतलब बगावत हो सकती है या मौलवी एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि मस्जिदें भी एक से अधिक हैं। मतलब मौलवी तो 1000 लोगों को मैनेज करेगा, अधिक से अधिक और भी मस्जिदें हैं। अच्छा, इससे एक और बात समझ में आती है कि इस्लाम के अंदर क्या है कि आपस में शादी करने का कंसेप्ट होता है कि यहीं की यहीं बगल के बगल में अपने चाचा अपने मामा की वहीं शादी वादी कर लो। मतलब ऐसे तो ओशो ने कहा है कि जो शादी होनी चाहिए जितना दूर हो सके, मतलब जयपुर का आदमी है वो कलकत्ता की लड़की से शादी करे या और दूर जाके जापान की लड़की से शादी करे, जितना ज़्यादा विषम जीन हो उतना अच्छा। बट इस्लाम ने प्रकृति के इस जो प्रावधान है इसको हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया। बोले हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो यहीं के यहीं करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा दूर जाके करेगा कोई आदमी विवाह तो वहां पर उन लोगों की मस्जिद अलग है, तो यहाँ के जो पारिवारिक मसले हैं ना उसके लिए उसको उस मस्जिद में जाना पड़ेगा और वहाँ के मौलवी को सेट करना पड़ेगा या फिर उसके साथ अच्छी साठगांठ होनी चाहिए, जो भी उसके साथ अच्छी मतलब उसकी रैपो होनी चाहिए। इसलिए लोग आपस में सेट कर लेते ताकि हम सब लोगों की जो मस्जिद है वो कॉमन रहे। और मस्जिद मतलब मस्जिद किस लिए है? वो अब इबादत के लिए नहीं, इबादत तो घर बैठ के कर ले यार। मस्जिद मतलब कि एक प्रशासनिक सभा, एक कानूनी सभा, एक पॉलिटिकल गैदरिंग, टू वे कम्युनिकेशन वाला जमावड़ा जो कि कहीं हिंदुइज्म में नहीं है, किसी सिखिज्म में नहीं है, चर्च में नहीं है। ठीक है, चर्च में ऐसे कैसे ताकतवर हो गया? अभी जूरी सिस्टम की वजह से ही हुआ है, अभी आगे आ रहा है वो। ठीक है, तो जिला स्तर पर एक सेशन जज होता है और जिले में सभी मामलों में दंड देने की शक्ति इस एक आदमी के पास होती है। राज्य में ये शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। हाई कोर्ट जज सेशन जज को प्रमोट कर सकता है या नौकरी से निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास ये अधिकार है कि वे हाई कोर्ट के जज को स्थानांतरित कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, नौकरी से निकाल सकता है। जो व्यक्ति एक बार जज बन जाता है उसके पास विभिन्न स्तरों पर दंड देने की शक्ति आजीवन बनी रहती है। जज सिस्टम और जूरी सिस्टम के बीच तुलना। जज सिस्टम, ज्यादातर मुकदमे एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं। एक जज अपने सेवा काल में 5000 से लेकर 20,000 मामलों में फैसला देता है और मुकदमे वर्षों तक लटके रहते हैं। जूरी सिस्टम, हर मुकदमे के लिए अलग जूरी होने के कारण फैसला हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है। जो व्यक्ति किसी मुकदमे में फैसला दे चुका है उसे अगले 5 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जाता है। दूसरा,
गठजोड़ की निरंतरता। अमूमन जज किसी अदालत में 3-4 वर्ष रहता है। पर्याप्त समय होने के कारण अपराधियों एवं वकीलों द्वारा जज से गठजोड़ बना लेना आसान हो जाता है और ये गठजोड़ लगातार बना रहता है। कई अदालतों में जज आपस में ही गठजोड़ बना लेते हैं और एक दूसरे के रिश्तेदारों के पक्ष में फैसले देते हैं। इसे क्रॉस नेपोटिज्म कहा जाता है। जबकि जूरी में जूरी सदस्य अस्थायी होते हैं, सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जूरी मंडल में आते हैं। किसी भी वकील के लिए कठिन है कि वह इन 12 सदस्यों में से किन्हीं 8 सदस्यों के साथ चुपचाप गठजोड़ बना ले। यह काम तब और भी मुश्किल और जोखिमपूर्ण हो जाता है जब वकील को यह काम सिर्फ हफ्ते भर में करना होता है। तीसरा, यदि किसी गैंग एवं सरगना के खिलाफ 4-5 वर्ष के दौरान 1000 मुकदमे दर्ज होते हैं तो जज सिस्टम में ये सभी मुकदमे 5-10 जजों के पास जाएंगे। तो जज सिस्टम में गवाहों को तोड़ने, उन्हें धमकाने, जांच प्रभावित करने और रिहा होने के बाद माफिया सरगने को सिर्फ 5-10 जजों से गठजोड़ बनाना है ताकि जज उसके मामलों की सुनवाई की रफ्तार धीमी कर दे। जबकि जूरी में प्रत्येक मामला 12-15 नागरिकों के अलग अलग जूरी मंडल के पास जाएगा और 15 × 1000 यानी कि 15,000 जूरी सदस्यों का चयन लॉटरी से होगा। जूरी नियमित रूप से 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सुनवाई करती है। जूरी में अगली तारीख का मतलब होता है अगला दिन और इसी अंतराल में, इसी छोटे अंतराल में सरगना को लगभग 12,000 जूरी सदस्यों से गठजोड़ बनाना होगा जो गणितीय रूप से असंभव है। चौथा अंतर, दबाव में आने की संभावना। कनिष्ठ जजों की पदोन्नति, जूनियर जजों की पदोन्नति, स्थानांतरण, निष्कासन आदि में वरिष्ठ जजों की भूमिका निर्णायक होती है। अतः ज्यादातर मामलों में रसूखदार आरोपी कनिष्ठ जजों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। जबकि जूरी में आने वाले नागरिक किसी की नौकरी पर नहीं होते, वे कुछ समय के लिए किसी मामले को सुनकर फैसला देने के लिए जूरी में आते हैं। अतः अधिकारी का उन पर दबाव काम नहीं करता। घूस देने के अवसर। आखिरी है ये बात खुली हुई होती है कि अमुक जज ने फैसला दिया है, इस वजह से जज यदि घूस लेता है तो उसे घूस लेने वाले के हिसाब से फैसला देना पड़ता है, वरना मध्यस्थता करने वाला वकील आइंदा उसके लिए घूस का ऑफर नहीं लेकर आएगा। इसके अलावा दबाव आने पर ना चाहते हुए भी फैसले में तब्दीली करनी पड़ती है। जबकि जूरी सिस्टम में प्रत्येक जूरी अपना फैसला हां या ना के रूप में बंद लिफाफे में देता है। तो यदि 15 में से किसी 5 जूरी सदस्यों को आरोपी किसी ना किसी तरीके से दबाव से प्रभावित कर देता है तो उसके खिलाफ फैसला दे सकते हैं जूरी, क्योंकि ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि किस जूरी सदस्य ने क्या लिखा, क्या फैसला दिया। ठीक है, अभी आगे हम और समझेंगे कि इस्लाम और कैसे कमजोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, अभी जो ये एक बहुत बड़ा सा इसमें लेख है जिसमें समझाया गया है कि जो पेड मीडिया है, राजा है, राजवर्ग है, वह धनिकों का जूरी सिस्टम पर कैसा स्टेटमेंट है। वो जो भी है वो बेकार स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें से एक और ये पैराग्राफ है उसको पढ़ दे रहा हूं कि न्याय प्रणाली पर पेड मीडिया के प्रायोजकों का रुख। न्याय प्रणाली पर पेड मीडिया के प्रायोजकों का रुख। प्रायोजक कौन होते हैं? रोथस्चाइल्ड, जिसने पेड मीडिया को खड़ा कर रखा है, बना रखा है, मतलब खरीद नहीं रखा, उसने बना रखा है। तो जूरी सिस्टम का तकनीकी विकास से गहरा संबंध है। जूरी सिस्टम के कारण तकनीकी विकास, इस्लाम वाली बात आ गई। जूरी सिस्टम अगर होगा, चर्च के पास जूरी सिस्टम होगा, तकनीकी विकास होगा, तकनीकी विकास होगा तो उसके पास हथियार होंगे, तो फिर सारा इस्लाम धरा रह जाएगा। क्या जूरी सिस्टम के कारण बड़े पैमाने पर कारखाने लगने लगते हैं और बड़े पैमाने पर तकनीकी वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। और यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि तकनीकी विकास अंतोदगत्वा हथियारों की तकनीक की तरफ मुड़ जाता है। मतलब तकनीकी विकास यदि आप करेंगे ना अपने इलाके में, अपने देश में, तो वो हथियार अल्टीमेटली बन ही जाएंगे। पेड मीडिया के प्रायोजक हथियारों की तकनीक पर नियंत्रण वे एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। पेड मीडिया के प्रायोजक रोथस्चाइल्ड जो है वो हथियार की तकनीक पर कंट्रोल और मोनोपोली बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे जूरी सिस्टम के सख्त खिलाफ हैं। मतलब अन्य देशों में, अपने देशों में नहीं। वे जूरी सिस्टम से इतनी घृणा करते हैं कि भारत की कानून, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि विषयों की पेड पाठ्य पुस्तकों से जूरी सिस्टम के बारे में सभी जानकारी हटा दी गई हैं।
वे जूरी सिस्टम से इतनी घृणा करते हैं कि उन्होंने भारत के कानून, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि सब विषयों में से कि जो पेड पाठ्य पुस्तकें जो कि पेड हैं, उनमें से जूरी सिस्टम के बारे में सारी सूचनाएं हटा दी हैं। भारत में जूरी सिस्टम की मांग को टालने के लिए पेड मीडिया के प्रायोजक लगातार इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, मतलब कि जूरी सिस्टम नहीं आना चाहिए। कैसे तर्क दे रहे हैं कि भारतीयों की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, इसलिए उन्हें शिक्षित होने की आवश्यकता है। भारतीय भ्रष्ट हैं, स्वार्थी हैं, जूरी में नहीं आने देना चाहिए। भारतीयों में गुलाम होने की मानसिकता है, शासित होने की मानसिकता है, इसलिए वे जज सिस्टम के ही लायक हैं। भारत के लोग जागरूक नहीं हैं, जब वे जागरूक हो जाएंगे तो हम जूरी सिस्टम पर विचार करेंगे। भारत में लोकतंत्र अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है भारतीयों को जूरी में आने के राइट्स दिए जाएं। भारत में जूरी सिस्टम आने का राइट टाइम नहीं आया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे इस्लाम कमजोर होता चला गया, कि जूरी सिस्टम अब तक की खोजी गई सबसे ताकतवर प्रशासनिक प्रक्रिया, यहीं पर एक्सप्लेनेशन आ गया। इस्लाम की जो जुम्मे की जो 2 बजे की गैदरिंग होती है वो ताकतवर तो है, बड़ी ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर जो है वो जूरी सिस्टम है। तो जूरी सिस्टम की खोज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के दौरान हुई कि दंड देने की सर्वोच्च शक्ति किसे दे दी जाती है। समझना, जूरी सिस्टम की खोज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के दौरान हुई कि दंड देने की सर्वोच्च शक्ति किसे दी जानी चाहिए। अभी तक किसके पास थी इस्लाम में? मौलवी के पास थी, मौलवी दंड देता था। मानव समाज में जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें यह भी जोड़ा जाता है कि अमुक कानून तोड़ा गया तो इतनी उतनी सजा दी जाएगी। ताकतवर तबका जैसे कि राजा, राजवर्ग, धनिक हमेशा ये चाहते हैं कि दंड देने की शक्ति रखने वाले आदमी को नियुक्त व निष्कासित करने का अधिकार उनके पास हो। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे वे अवसर देखकर दंड देने की शक्ति रखने वाले व्यक्ति को दबा या खरीद सकें। किसी भी राज्य में सबसे ताकतवर समूह राजवर्ग है, उनके पास काफी अधिकार, शक्तियां होती हैं और वे इन शक्तियों का प्रयोग करके नागरिकों को लूटना शुरू करते हैं। और दंड देने की शक्ति भी राजवर्ग के पास होने से वे ये लूट आसानी से बचा पाते हैं। अब समस्या यह है कि व्यवस्था ऐसी कैसे की जाए कि जो राजवर्ग और ताकतवर लोग हैं वे नागरिकों का शोषण ना कर सके। तो अब बताई गई है ग्रीस में जूरी सिस्टम। आज से लगभग 2500 साल पहले इस प्रश्न का उत्तर ग्रीस वासियों ने खोज निकाला। उन्होंने ये तय किया कि अच्छा ये जब बात कर रहा हूं मैं तो कुछ वही वाले लोग आ जाएंगे, सनातन धर्म वाले और हिंदू धर्म वाले, तो उनको शांत करने के लिए एक बात कह देता हूं मैं। ये जो पूरा मैनिफेस्टो है ना, इस पूरे मैनिफेस्टो के जो ऊपर हेडर है ना, हेडर में एक बात हर पन्ने पे लिखी हुई है, राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए वरना वो प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा। ये बात कही है महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में, पाठ 6 में, छठे षष्ठ समोल्लास में ऋषि दयानंद ने ये बात कही है। तो बार बार उछलना नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में भी ये वो है, तो हिंदू धर्म में ये बात सबसे पहली थी, बट इसको लागू करने का कोई प्रोसीजर नहीं दिया। सिर्फ ये फिलॉसफी दी गई, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर तो कुछ है ही नहीं भैया। एक फिलॉसफी तो है कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। अब राजा है, कोई भी राजा है, अजमेरू का राजा है, जयपुर का राजा है, जोधपुर का राजा है, तो है। अब जोधपुर का राजा अपनी जगह, शिवाजी अपनी जगह, हैदराबाद का राजा अपनी जगह, इंदौर का राजा अपनी जगह है, और तुमने फिलॉसफी में लिख दिया कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। तो फिर क्या उसका है क्या मतलब? वो अधीन कैसे होगा? वो तो होना चाहिए, तो फिलॉसफी है। प्रोसीजर कहां है? प्रोसीजर तो बहुत दूर की बात है। राजाओं के जमाने में तो आप पॉलिटिकल गैदरिंग ही नहीं कर सकते। जनता जमा होके नाच सके, गा सके, गीत गा सके, शायरी कर सके, खाना पीना खा सके, बिरयानी खा सके, मालपुए खा सके, पूरी सब्जी सब खा सके, लेकिन कुछ पॉलिटिकल बात ना कर सके, अपराध है भाई साहब। राजाओं के जमाने में कोई भी 4 लोग जमा होके गैदरिंग करके पॉलिटिकल बात करना यह अपराध है। तो राजा प्रजा के अधीन कैसे होगा? ये तो फिलॉसफी मात्र है, बट मैं बता दे रहा हूं कि ये हिंदुओं के धर्म के अंदर भी ये बात है। ठीक है,
तो ग्रीस में जूरी सिस्टम का प्रादुर्भाव आज से 2500 साल पहले। इस प्रश्न का उत्तर ग्रीस वासियों ने खोज निकाला। उन्होंने तय किया कि यदि किसी नागरिक पर राजवर्ग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अभियोग चलाया जाएगा तो उसकी सुनवाई नागरिकों के समूह द्वारा की जाएगी, राजा या राजा द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के द्वारा नहीं। और दंड देने की शक्ति भी नागरिक समूह के पास होगी। तो 500 ईसा पूर्व ग्रीस में जूरी सिस्टम आने के कारण दंड देने की शक्ति नागरिकों की जूरी के पास आई, जिससे वे राजवर्ग से अपनी रक्षा कर पाए। क्या समझे? तो 1400 साल पहले तो मोहम्मद ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे मस्जिद होगी, ऐसे ऐसे आप शुक्रवार को 2 बजे आ जाना, तो ऐसे ऐसे मौलवी होगा, वो सारी प्रशासनिक मसले सुनेगा, दंड देगा। तो उसके बाद उसके तो पहले से ही, उसके तो 1100 साल पहले से भाई साहब, ये तो मौलवी का कॉन्सेप्ट तो अभी 700 ईसा के 700 साल बाद लेकर आया मुहम्मद। गैदरिंग का कॉन्सेप्ट तो, मौलवी का कॉन्सेप्ट तो क्या उसके ही 1200 साल पहले ही एडवांस है ग्रीस। तो ग्रीस ने जब फैलना शुरू किया, फिर उसके बाद चर्च ने बेसिकली फैलना शुरू किया, तो धीरे धीरे इस्लाम को भी कब्जा लिया। तो पिछले 500 सालों से इस्लाम धीरे धीरे निपटना शुरू हो रहा है, और अब और निपटने कगार पे आ गया। क्यों निपटने कगार पे? क्योंकि चर्च की ताकत है। अब ये जो ग्रीस है ना, वहां से शुरू हुई है बात जूरी की। अब अथेंस आ जाओ। अथेंस में जूरी के लिए जूरी टिकट, प्रत्येक वर्ष लगभग एथेंस के 6000 नागरिकों को जूरी टिकट जारी किए जाते थे भाई साहब। कितनी बड़ी बात कह दी। हर साल एथेंस में नागरिकों को 6000 जूरी टिकट जारी किए जाते थे। ये आम नागरिक अदालतों में आकर मुकदमे सुनते थे और अपना फैसला देते थे। इस तरह एथेंस में जब सामान्य नागरिकों की जूरी मुकदमे सुन रही थी, तब जब किसी नागरिक को मुकदमा सुनने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कांच से धातु का बिल्ला जारी किया जाता था। इस बिल्ले पर नागरिक का नाम व जिला खुदा होता था। इस धातु के बिल्ले को जूरी टिकट कहते थे। मुकदमा सुनने वाले जूरी मंडल में 100 तक सदस्य होते थे और जूरी सदस्यों के बहुमत से फैसला किया जाता था। फैसला देने में जजों की भूमिका शून्य थी। कितनी बड़ी बात कह दी। तो ये टिकट कैसे होते थे दिखाया गया है यहां पर। ये आप राइट टू रिकॉल का मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लेना, लिंक में से फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसका कुछ पैसा नहीं है। यदि आपको चुकाना है तो 8355909692 पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप चुका सकते हैं। 8355909692 के ऊपर। ठीक है, उसे आप सुपीरियर सोसाइटी के प्रति आर्थिक कर्तव्य, जो 3 कर्तव्य गिनाए गए उनमें से जो आर्थिक कर्तव्य है वो मानकर आप चुका सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पवन जूरी को और राइट टू रिकॉल के एक्टिविस्टों को और राहुल मेहता को कोई पैसा नहीं चाहिए। ये सब पूंजीवादी लोग हैं, ये अपना अपना काम करके, अपना अपना धंधा करके पैसे कमाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी थ्योरी वैसा नहीं है। मेरी थ्योरी ऐसा है कि मैं तो ये एक्टिविज्म करके समाज पे एहसान कर रहा हूं खरबों रुपए का। उसके बदले में यदि तुमने जमा करके अब मेरे को 20-50 लाख रुपए महीने के दे दिए तो कौन सी बड़ी बात है। बट एनीवे कंटिन्यू। सुकरात को मृत्युदंड का फैसला भी 500 नागरिकों की जूरी ने दिया था, ना कि राजा ने। सुकरात एथेंस से था और मृत्युदंड की सजा 500 नागरिकों की जूरी द्वारा दी गई थी। एथेंस के 500 आम नागरिकों ने सुकरात का मुकदमा सुना, जिनमें से 380 नागरिकों ने वोट किया कि सुकरात जो अपराध कर रहा है उसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जूरी मंडल के अधिकांश सदस्य सुकरात को मारना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने ट्रायल से पहले सुकरात को एथेंस छोड़कर चले जाने को कहा, पर सुकरात ने एथेंस छोड़कर जाने से मना कर दिया। ट्रायल के बाद भी कारागार के दरवाजे खुले रखे गए ताकि यदि वे जाना चाहता है तो चला जाए। सुकरात ने एथेंस छोड़कर जाने से इंकार कर दिया, अतः अंत में उसे जहर का प्याला दिया गया। क्या समझे बबुआ? अब प्रश्न यह उठता है कि सुकरात के साथ अन्याय हुआ और सुकरात ऐसा क्या अपराध कर रहा था कि 500 नागरिकों की जूरी में से 380 ने उसे मारने के लिए या देश से निष्कासित करने के लिए वो मतलब फैसला दिया।
तो दरअसल सुकरात के शांति उपदेशों के नतीजे में एथेंस के युवाओं में युद्ध के प्रति अरुचि पनपने लगी और वे युद्ध कर्म के खिलाफ हो गए। यदि एथेंस में सुकरात के उपदेश जारी रहते तो बड़ी संख्या में युवा युद्ध में जाने से इनकार कर सकते थे। सुकरात का दर्शन सुनकर युवाओं को लगने लगा कि युद्ध एक क्रूर कर्म है, हमें अहिंसा का अनुकरण करना चाहिए। तब सैन्य बल से राज्य की रक्षा की जाती थी। अतः मतलब मैं पर्सनली युद्ध के फेवर में नहीं हूं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए तो आपके पास हथियार होने चाहिए और आपके पास युद्ध कौशल होना चाहिए ना। अहिंसा मतलब हमारे अहिंसा करने से आएगी कि सामने दुश्मन की अहिंसा करने से आएगी? दुश्मन अहिंसा करेगा तभी तो हमारे यहां अहिंसा आएगी। मतलब वो हिंसा कर रहा है और हम अहिंसा करेंगे तो हमारे यहां शांति कैसे आएगी? ये सब राइट टू रिकॉल की फिलॉसफी, जिसको मैं थोड़ा सा सपोर्ट भी करता हूं। अतः एथेंस के नागरिक सेना कमजोर करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। सेना कमजोर हो जाने से एथेंस पर आक्रमण होता और वे युद्ध हार जाते। सुकरात को यदि एथेंस के राजा ने दंड दिया होता तो हम यह आरोप बना सकते थे कि राजा ने अन्यायपूर्वक सुकरात को मृत्युदंड दिया, किंतु सुकरात को मृत्युदंड राजा ने नहीं दिया था, बल्कि नागरिकों की जूरी ने दिया था। जूरी कोई भी 10-20 लोगों की नहीं थी, बल्कि 500 नागरिकों को जूरी में बुलाया गया था। आप पेड़ इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ेंगे तो कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलेगा कि सुकरात को नागरिकों ने मृत्युदंड दिया था, राजा ने नहीं। ये जिक्र नहीं मिलेगा कि सुकरात को नागरिकों ने मृत्युदंड दिया था। पेड़ इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों में जूरी सिस्टम को दर्ज ही नहीं किया। उल्टा सुकरात के प्रकरण को इस प्रकार लिखा गया जिससे छात्रों के दिमाग में ये बात डाली जा सके कि सुकरात अच्छा आदमी था, उसे अन्यायपूर्वक मार डाला गया। अभी आगे सुनिए, ये सारी बात इस्लाम के इर्द गिर्द कर रहा हूं मैं कि इस्लाम राइज किस कारण से किया। गैदरिंग की वजह से, मौलवी सिस्टम की वजह से राइज किया, लेकिन डिक्लाइन किया क्योंकि वहां से ग्रीस से फिर वो जो चर्च बना, चर्च ने काबिज किया अपने आप को, फिर जूरी सिस्टम के आधार पर अपने हथियार बनाए। ब्रिटेन ताकतवर बना जूरी सिस्टम की वजह से, अमेरिका ताकतवर बना, फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करता गया और जिसके अंदर इस्लाम भी निपटता चला गया। लेकिन इस्लाम ने पूरा का पूरा उसको वो दिया, मतलब टक्कर दी, 1-on-1 टक्कर दी। जब कोई व्यक्ति उद्योग लगाता है और ऐसी वस्तुएं बनाता है जिसकी काफी मांग हो तो उसके पास काफी पैसा आने लगता है। पैसा आने के साथ ही राजवर्ग, अधिकारी और अपराधी उससे पैसा वसूलने के प्रयास शुरू करते हैं। यदि राजवर्ग के पास दंड देने की शक्ति हुई तो वे सीधे उस पर आरोप लगाकर पैसा खींचना शुरू करते हैं। उसके लिए कारोबार फैलाना और मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है। इसलिए दंड देने की शक्ति नागरिकों की जूरी के पास यदि होगी तो जूरी इस उत्पादक व्यक्ति की रक्षा करेगी जिससे वह और भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। तो जूरी सिस्टम होने की वजह से ग्रीस के कारीगर और इंजीनियरों को संरक्षण मिला। वहां के ज्यादातर कारीगर निर्माण इकाइयां बनाने में सक्षम हुए। निर्माण इकाइयां बढ़ने से प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई, तकनीकी विकास में तेजी आई। और जब भी किसी देश में तकनीकी विकास होगा तो वह विकास हथियारों के निर्माण की ओर रुख लेगा और वहां के कारीगरों में तकनीकी निर्माण की प्रतियोगिता शुरू हुई और दुनिया के सबसे बेहतर हथियारों का निर्माण किया। और इसीलिए अब सिकंदर के पास वे हथियार थे जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं थे, इसलिए सिकंदर महान हुआ। यह बात अभी समझ में, सिकंदर महान क्यों हुआ? सिकंदर के पास वे हथियार थे जो दुनिया में किसी के पास नहीं थे और यही वजह थी कि सिकंदर दुनिया के सबसे अधिक भूभाग को जीत पाया। और ऐसा नहीं है कि ग्रीस में तकनीकी विकास सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में हुआ, बल्कि सभी क्षेत्रों में तकनीकी आविष्कार किए ग्रीस ने। अगला टॉपिक है कि सिकंदर क्यों सफलतापूर्वक इतना बड़ा युद्ध अभियान चला पाया। पहला, जूरी सिस्टम होने के कारण ग्रीस ने हल्की व मजबूत धातु का आविष्कार कर लिया जिसकी वजह से वो 18 फुट लंबे भाले बना पाए। इतने लंबे होने के बावजूद इनमें नम्यता नहीं थी और हल्के भी थे। 6 फुट भालों का, अभी जो भाले की बात आ गई ना तो लोग शिवाजी को लेकर आएंगे और फिर महाराणा प्रताप को लेकर आएंगे। तो बेसिकली उसका उत्तर इसमें है क्या? इसका उत्तर इसमें है, लेकिन मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं उसका उत्तर का कंसेप्ट क्या है। मतलब भारत में तो तकनीकी बहुत बढ़िया थी और राजा भी शूरवीर थे, लेकिन क्या बोला? महाराणा प्रताप का डाल, महाराणा प्रताप का भाला,
महानर्मदा को भला क्यों भैया? यहां पर तो क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से वो 18 फुट लंबे भाले बना पाए। मतलब राइट टू रिकॉल बोलता है कि आपके पास कोई भी महान चीज है ना, बढ़िया हथियार है, तो राजा के पास क्यों है वो उसका बड़े पैमाने पर क्यों नहीं निर्माण हो पा रहा है, और सबके पास वो क्यों नहीं है? वो बड़े पैमाने पर निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है और सबके पास इसलिए नहीं है क्योंकि जूरी सिस्टम नहीं है, जो 2500 सालों से उधर था, ईसा समझ गए ना। तो आगे अगला पॉइंट का आ गया, ग्रीस वासी बेहतर गुलेल बना पाए। ये गुलेल 300 किलो के पत्थरों को 600 मीटर दूरी तक फेंक सकती थी। अभी आप ये मत बोलना कि भारत में ये बन गया वो बन गया, लेकिन बड़े पैमाने पर आविष्कार, बड़े पैमाने पर बड़ा निर्माण नहीं हो पाया, तकनीकी कारखाने नहीं खड़े किए भारत ने। भारत में इंटेलिजेंट लोग हुए, अपना अपना बना के चले गए, और भारत एक महाशक्ति बने, इस बात को सपना बना के चले गए। तो ग्रीसवासी गुलेल बना पाए। ये गुलेल 300 किलो के पत्थर को 600 मीटर दूरी तक फेंक सकती थी। इनका निर्माण किले की दीवारों को तोड़ने वे दूर से सेना पर हमला करने के लिए किया जाता था। ग्रीस के कैटापल्ट्स बहुत मारक थे। जूरी सिस्टम के कारण ही ग्रीक बेहतर मचान बनाने में सफल हुए। सिकंदर की सेना किले की दीवार के जब मचान लगाती थी तो इनकी ऊंचाई किलों की दीवारों से भी ऊंची होती थी। इससे किले की दीवारें हमला रोकने में नाकाम हो रहती थी। ग्रीस ने जीन यानी काठी बनाई। तब तक भारत समेत शेष विश्व में घोड़ों पर बिना जीन के ही बैठा जाता था। जीन कुछ तो कॉन्सेप्ट होता होगा। ग्रीस ने जीन यानी काठी बनाई। तब तक भारत समेत शेष विश्व में घोड़ों पर बिना जीन के ही बैठा जाता था। जीन होने से घुड़सवार का संतुलन, घोड़े पर पकड़ व युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। ग्रीस ने सस्ते मुलायम चमड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया। चमड़ा सस्ता होने के कारण सैनिकों का अधिकांश शरीर चमड़े पर आवृत होता था। यह चमड़ा मुलायम व हल्का था एवं तीर आदि ने भेद नहीं पाते थे, जबकि शेष विश्व ने सैनिक भारी भरकम कुछ तो जिरह बख्तर लाद कर लड़ रहे थे। ग्रीस की ढाल भी काफी हल्की थी और बड़ी थी। सख्त चमड़े की बने होने के कारण यह इतनी हल्की थी कि इसे उठाया जा सकता था। आप समझ रहे हैं? रोम में एक बड़ी आबादी गुलाम वर्ग के पास जूरी में आने का अधिकार नहीं था। वक्त गुजरने के साथ रोम के धनिक व राजवर्ग जूरी सिस्टम को कमजोर करते चले गए और रोम में जूरी प्रणाली खत्म हो गई। तो जो ये राजवर्ग है ना, ये धीरे धीरे जूरी को भी कमजोर करता जाता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो पीडोफाइल सरगना है, जो पूरी दुनिया में से बच्चों को उठवाता है, आपके शहर में से बच्चे उठवाए जा रहे होंगे, प्रतिदिन बच्चे उठवाए जाते हैं। उसकी खबर किसी मीडिया में, कोई अखबार वाला, कोई टीवी वाला, कोई पुलिस वाला नहीं बताता है। वो बच्चे उठवाकर उनका बलात्कार करके उनकी बलि देने की जो सबसे बड़ी जो गैंग है, उसका सबसे बड़ा जो सरगना है वो जो बाइडेन है, और वो भारत का अमेरिका का राष्ट्रपति है। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर भी जो ताकतवर लोग हैं ना, ये जूरी सिस्टम कमजोर कर रखे हैं। जूरी सिस्टम वहीं पर ही चलता है, स्टेट लेवल पर, सिटी लेवल पर, लेकिन राष्ट्र का सरगना कौन होगा, ये तो रॉथस्चाइल्ड निर्धारित करता है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ रोम के धनिक व राजवर्ग जूरी सिस्टम को कमजोर करते गए। रोम में जूरी प्रणाली खत्म हो गई। जूरी सिस्टम कमजोर होने के साथ ही रोम कमजोर होने लगा, उसका पतन होने लगा। फिर वाइकिंग ने जूरी प्रैक्टिस शुरू की। तब वाइकिंग इंग्लैंड आए तो उन्होंने 1050 ईस्वी में वहां जूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और 150 साल बाद 12वीं सदी में इंग्लैंड में जूरी आया। आप इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आई ना बात समझ में? तो ग्रीस से शुरू हुआ वो कॉन्सेप्ट, मतलब फिर ग्रीस में तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद वो कॉन्सेप्ट दोबारा इंग्लैंड में शुरू हो गया ईस्वी में, 12वीं सदी में, है ना। 1050 ईस्वी में वाइकिंग में आया, वाइकिंग लेकर आए इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड 12वीं सदी से शुरू हो गया, और फिर वहां से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू किया। 1050 ईस्वी में यूरोप, ब्रिटेन में
जूरी सिस्टम 1200 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आने के बाद ब्रिटेन दूसरा ऐसा देश बना जहां जूरी सिस्टम लागू किया गया। मैग्ना कार्टा के बाद राजा एवं राजवर्ग के पास नागरिकों को दंड देने की शक्ति नहीं रह गई थी। राजवर्ग सिर्फ आरोप लगा सकता था, लेकिन मुकदमे की सुनवाई नागरिकों की जूरी के पास थी एवं दंड भी जूरी ही देती थी। जूरी सिस्टम आने के साथ ही ब्रिटेन ने तेजी से तकनीकी विकास करना शुरू किया और उन्होंने ऐसी वस्तुएं बना ली जो शेष दुनिया वाले नहीं बना पा रहे थे। तकनीकी वस्तुओं का आविष्कार के कारण वे बेहतर हथियार बना पाए। हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में साम्राज्यों का अधिग्रहण किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक हथियार बंदूक थी। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर बंदूकों की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। ब्रिटेन ने बर्मिंघम, लंदन में बंदूकें बनाने की कॉटेज इंडस्ट्री 10 लाख बंदूकें प्रति वर्ष की दर से उत्पादन कर रखी थी। ब्रिटेन ने मतलब 1 घंटा पूरा हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी से करना चाह रहा हूं ताकि 1 घंटे में बात कंप्लीट हो जाए। ब्रिटेन ने बर्मिंघम एवं लंदन में बंदूकें बनाने की कॉटेज इंडस्ट्री 10 लाख बंदूकें प्रति वर्ष की दर से उत्पादन कर रही थी। यह है ताकत बेसिकली असली। जूरी सिस्टम सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं रहा, अन्य यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन आदि में भी जूरी प्रक्रियाएं लागू हुई और पूरे यूरोप ने तेजी से विकास करना शुरू किया। किंतु ब्रिटेन ने जूरी प्रक्रियाएं ज्यादा बेहतर थी ब्रिटेन की, इसलिए उन्होंने ज्यादा तेजी से विकास किया और ज्यादा तकनीकी आविष्कार किए। बाद में समय के साथ अन्य यूरोपीय देशों में जूरी प्रक्रियाएं कमजोर होती चली गई, किंतु ब्रिटेन में जूरी सिस्टम अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा। जब पेड इतिहासकार औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हैं तो सारा क्रेडिट पुनर्जागरण को देते हैं और वे जानबूझकर इस प्रश्न की अवहेलना करते हैं कि पुनर्जागरण तो सबसे पहले इटली में हुआ, फिर इटली ब्रिटेन की तुलना में कैसे पिछड़ गया। दरअसल छापे खाने से लेकर सभी प्रकार के तकनीकी आविष्कार जिनमें कथित पुनर्जागरण की भूमिका थी, कारखानों में हो रहे तकनीकी आविष्कारों वे उत्पादन के कारण आ रहे थे, पुनर्जागरण के कारण नहीं। असल में पुनर्जागरण अपने आप में प्रतिफल है, प्रक्रिया नहीं। यूरोपीय पुनर्जागरण के विचार यूरोप से पूरे विश्व में फैल चुके थे, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में इस कथित पुनर्जागरण के विचारों से कोई निर्णायक बदलाव नहीं आए, क्योंकि उन देशों के पास जूरी सिस्टम नहीं था और जूरी सिस्टम के अभाव में वे बड़े पैमाने पर कारखाने खड़े करने में असफल रहे। कारखाने नहीं होने के कारण वे ऐसी वस्तुएं नहीं निभा पाए जो ब्रिटिश बना रहे थे। ठीक है, जूरी सिस्टम पर और भी बहुत कुछ लिखा गया है इस मैनिफेस्टो में। आप इस मैनिफेस्टो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और हितेश शाक्य जी अपना नौकरी धंधा छोड़कर आप लोगों को ये सब ज्ञान दे रहे हैं और ये देश को बचाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए जो एहसान कर रहे हैं, वो एहसान आप 8355909692 यानी कि 8355909692 पर पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के माध्यम से चुका सकते हैं। नमस्ते।